नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके जीएस जो आती है आपकी, उसके प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। यह जो है जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैंने दी है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैंने जो है जीएस के फुल प्रैक्टिस सेट कराना नहीं शुरू किया है। अभी हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या जोधाबाई का महल? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा होगा? वह दोस्तों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। अगर बात करें कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ये प्रश्न कभी कभी बनता है। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों, इनकी पत्नी थी हमीदा बानो। क्या नाम याद रखना, इनकी पत्नी थी हमीदा बानो। हमीदा बानो के द्वारा जो है यह मकबरा बनवाया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हुमायूं का मकबरा है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी तो कहा ही जाता है, यह किस शैली में बना था? तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए किस शैली में बना था, तो ईरानी शैली में, ईरानी शैली में बना था यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या जो है कुमार संप्रदाय? तो इसका सही जवाब है रुद्र संप्रदाय से था। अगर बात करेंगे कि जो है ये किस शाखा से संबंधित थे, तो जो है ये कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। और इनका कभी कभी जन्म पूछ लिया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, तो हम बताएंगे इनका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि जो है इन्होंने किसको अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था, तो इन्होंने जो है मुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अयुत राय या जो है वेंकट द्वितीय? तो ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध जो है वो वेंकट द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। पूछ लिया जा सकता है कि वेंकट द्वितीय जो है ये किस वंश का शासक था, तो ये भी आपको नोट करना है। तो इसको याद रखना है, अरविडू, अरविडू वंश का शासक था कौन सा? वेंकट द्वितीय जी। और इसी के जो है प्रसिद्ध जो था वो कौन था? ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध इससे है, वेंकट द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय? तो इसका सही जवाब है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है इसने जो है राजव्यास की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा और भी अन्य जो है इसने उपाधियां धारण की थी, जैसे राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास, ये सभी जो है इसने जो है उपाधियां धारण की थी। और यह किस वंश से संबंधित था? तो संगम वंश से संबंधित था। अगला है, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या उपरोक्त सभी? कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वह जो है मसूलीपट्टनम था। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, जयमल और भत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या रणथंभौर?
तो जयमल और जो फत्ता वीर योद्धा थी यह जो है मेवाड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका जो है सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा, क्या पूछा गया, दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था, अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबर शाह या महमूद शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारबर शाह ने जो है बंगाल में स्थित दाखिल जो है दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अगर पूछा जाएगा कि जो ये दाखिल दरवाज़ा है इसे जो है पर्सी ब्राउन ने, किसने, पर्सी ब्राउन ने जो है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट कैसे सर्वश्रेष्ठ जो है रचना कहा है। किसने कहा है, तो पर्सी ब्राउन ने। अगला है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी, सैफुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन फिरोज शाह, नुसरत शाह या हुसैन शाह। तो इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत भूषण की उपाधि जो है हुसैन शाह को दी गई थी। और यह जो हुसैन शाह जो शासक था यह एक बहुत बड़ा विद्वान था और यह जो है हिंदू और जितने मुस्लिम जनता थी उनके साथ समान व्यवहार करता था। ठीक है, और इसी ये जो हुसैन शाह है इसी के जो है समकालीन कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी पूछा गया है, कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, इसे गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, या इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले याद रखना है कि इसे कश्मीर का जो है क्या अकबर नहीं अलाउद्दीन नहीं अकबर कहा गया था। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा और बताइए। तो इसमें जो है एक दिया, यह कुतुब नाम से अरबी नहीं जो है क्या लिखता था, कैसे में, फारसी में लिखता था। तो ये भी गलत है, तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो है 2 4 इसमें दिया नहीं है, तो इसमें आप सही कर लीजिएगा, इसमें एक ये हटा दीजिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब मान लीजिए 2 4, ठीक है। क्योंकि कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं कहा जाता था, कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसमें वो ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अगला है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी, हुशंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां या जफर खां। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गयास शाह जो ने जो है इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि जो ये गयास शाह था ये कौन था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और किस जो है वंश से संबंधित था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर नहीं बोला गया। तो फिर घृणित कायर किसे बोला गया है, तो हम बताएंगे घृणित कायर जो है फर्रुखशियर को बोला गया है, इसलिए जो है यह गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में नहीं बनवाई गई है। तो इसका मतलब जयपुर में बनवाई गई है, दिल्ली में बनवाई गई है, उज्जैन में बनवाई गई है, और साथ साथ एक जगह और बनवाई गई थी, वो भी आपको याद रखना है, कहाँ, मथुरा। मथुरा में भी जो है आमेर के राजा जयसिंह द्वारा जो है आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला बनवाई गई थी। 4 जगह, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और क्या है, नोट कर लीजिए, दिल्ली के अलावा एक मथुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है, अपने नाम के सिक्के चलवाए,
जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता व्रत का वृक्ष लगवाया। नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसमें सत्य जो नहीं है वह ऑप्शन बी, मैसूर और जर्मनी के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था लेकिन जर्मनी नहीं था दोस्तों। तो फिर कौन था? तो हम बताएंगे फ्रांस था दोस्तों। और उसमें जो है एक क्लब था जैकोबिन क्लब, वही उसी का ये सदस्य भी बना था। तो फ्रांस इसका यहाँ पे होता तो सही होता। अगला है नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, नवाब करपूर सिंह या रणजीत सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या बताइए? हाँ, ऑप्शन सी, रणजीत सिंह ने जो है क्या चलाए थे? नानक शाही सिक्के चलवाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला, किस पुर्तगाली शासक ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोवा डी क्रेस्टो, नीनू डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीनू डी कुन्हा ने जो है जब वायसराय बना था तो उसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। और लगभग में कह सकते हो 1530 में इसने कोचीन को, किस सन में, सन भी आप अगर नोट करना चाहें तो 1530 में इसने, क्योंकि 1529 में यह वायसराय बनकर आया था और 1530 में इसने जो है कोचीन की जगह पे राजधानी बनाया था। किसको? तो हम बताएंगे गोवा को। बाकी देखो आप सब अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को जानते हैं कि यह जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है और पुर्तगालियों का, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या जो है ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या कोचीन? डचों ने दोस्तों पूछा है। तो डचों ने सबसे पहले अपनी जो कोठी लगाई थी या कारखाना लगाया था वो मसूलीपट्टनम में लगाया था, और उसके बाद में कहाँ लगाया था? पुलिकट में लगाया था। और पुलिकट में आपको याद रखना है कि पुलिकट में इस टकसाल लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा मसूलीपट्टनम में जो है फैक्ट्री कब लगाई थी, तो 1605 में। कब? 1605 में सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई थी। बाकी अगर पुलिकट में पूछी जाएगी तो 1610 में, 1610 में पुलिकट में लगाई थी, और यहीं पे इन्होंने क्या लगाया था? टकसाल लगाई थी। अगला है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ही आया था कैप्टन हॉकिंस और उसको 400 का मनसब दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? रिजविक की संधि, एक्सला शापल की संधि या जो है मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह जो है समाप्त किस पे हुआ? एक्सला शापल की संधि के द्वारा जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। और यह संधि हुई कब थी? तो इसको भी आप याद रखना है कि 1748 में यह संधि हुई थी। और इसमें जो है जितने किस किस के मध्य में हुआ था तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध तो है, लेकिन इसमें मुख्य जो रोल रहा था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए थे। लेकिन उसमें भी भारतीय राजा भी थे तो उनका इतना योगदान नहीं था। बाकी दो जो है मुख्य शक्तियाँ थी अंग्रेज और फ्रांसीसी, वही युद्ध लड़ रहे थे। अगला, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, मैकाले, हेक्टर मुंडो या लियोकार्टिस? तो द्वैध शासन का जनक जो है लियोकार्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे लियोकार्टिस कैसे आ गया। मैंने तो पढ़ा था कि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है भारत में क्या लगाया था? द्वैध शासन लगाया था। तो ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों यहाँ पे पूछा है द्वैध शासन का जनक, ना कि भारत में पूछा है। तो अगर पूछा है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी तो 1765 में दोस्तों जो है द्वैध शासन शुरू हुआ था भारत। और किस क्षेत्र में? तो बंगाल वाले क्षेत्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा आपको याद होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका मतलब 1772 तो होगा नहीं, क्योंकि 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इनमें आप कंफ्यूज होंगे। तो देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, उसी के आस पड़ोस में जो है हुआ है, तो ना तो 1800 में हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो बच क्या गया 1774, तो यही इसका सही जवाब है। 1774 में क्या हुआ था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। तो ये भी याद रख लीजिए, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसका जो है मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? बताइए। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और भी अच्छा बताओ, इस अधिनियम में क्या कार्य हुए थे 1833 के चार्टर एक्ट में? तो इसमें जो है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और आप सभी को पता है, ये तो आपने जान ही लिया है कि इसमें जो है, इसके तहत जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही जवाब है, लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसके बारे में कहा था? पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में बोला था। ठीक है, और पूछ लिया जाएगा कि पृथक निर्वाचन जो हुआ था वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का जो है कह सकते हो व्यवस्था की गई थी। अगला, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। और आप सभी को पता है कि बोला जाता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह 1935 के अधिनियम की कार्बन कापी है। तो ऐसा तो नहीं है, तो उसी से जो है कह सकते हो संघात्मक सरकार का विचार जो है लिया गया है। किससे? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, और इसमें से कौन शामिल नहीं था? के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी या एन. गोपाल स्वामी अयंगर? तो इसमें जे.बी. कृपलानी जी जो है प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। अगर पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, तो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के आपके नाम भी पता होना चाहिए। और इसमें फिर आप सभी को पता है 2 सदस्य ऐसे थे जो हट गए थे, और उनकी जगह पे अन्य 2 व्यक्तियों को जोड़ा गया था। वो सब हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। ये आप जान लीजिए कि प्रारूप समिति का सदस्य जो है जे.पी. कृपलानी नहीं थे, और प्रारूप समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। उसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, इसके अलावा ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबल प्रथा का अंत या व्यापकता का सिद्धांत का शुरुआत? तो देखो, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1828 से 1833 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और इसमें इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त किया,
इसके अलावा ठगी प्रथा को भी समाप्त किया और जो नरबल प्रथा था उसका भी अंत किया। बाकी जो ये व्यपगत का सिद्धांत है इसके शुरुआत जो है इन्होंने नहीं की थी, तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथिगो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब साइमन कमीशन आया था वो किस वर्ष में आया था? तो आप सभी को पता है भारत में जो साइमन कमीशन का आगमन था वह 1928 में दोस्तों हुआ था, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। और इसी में जो साइमन कमीशन था तो इसमें जो है गो साइमन नारा भी दिया गया था, और इसी में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन ए जो है कथन सत्य है, 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सी है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, तो ऐसा नहीं। तो फिर किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने नहीं बल्कि विलियम बेंटिक ने कहा था। तो ये आपको याद रखना, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था। किसने कहा था? विलियम बेंटिक। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे बनाया गया? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या जो है गवर्नर? तो स्थायी बंदोबस्त में जो है जो भूमि का मालिक था वह जमींदार होता था, तो ऑप्शन ए इसका सही है जवाब हो जाएगा। बाकी स्थायी बंदोबस्त शुरू किसने की थी? तो जो है यह 1793 में लाई गई थी व्यवस्था, और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इसे शुरू किया था। ठीक है, और इसमें जो है इसने क्या किया था? जो भूमि का मालिक बनाया था वह जब किसको बनाया था? जमींदार को बनाया था। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो देखो, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसका जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखो ये लागू कब हुआ था? तो 1792 में। कब? 1792 में यह व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो 12 महल क्षेत्र में जो है सबसे पहले लागू की गई थी, और धीरे धीरे पूरे मद्रास और जो बॉम्बे क्षेत्र है इसमें दक्कन इसमें लागू कर दिया गया था। और इसमें जो भूमि का मालिक होता था वह किसान होता था। जैसे पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपने जाना है कि स्थायी बंदोबस्त का जो भूमि में मालिक होता था वह जमींदार होता था, लेकिन रैयत माने होता है किसान, तो किसान इसमें जो है मालिक होता था। आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था? 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20? तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सी 3/20 भूविभाग पर जो है नील की खेती करना बहुत ही अनिवार्य था। और यह जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू थी। और आप सभी को पता है यहीं से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। किस कारण? तो इसी कारण की जो तिनकठिया प्रथा था उसके विरुद्ध। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद या रमेश चंद्र दत्त? तो देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है यह किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी जी ने जो है यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, और आप सभी को पता है इस पुस्तक में भारत से ब्रिटेन है तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, और किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था।
या धन के निष्कासन कह सकते हो, या धन का बहिर्गमन भी बोल सकते हो। अगला है 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी का व्यक्तिगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, या ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो देखो, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि, ये दो विकल्प जो है सही होंगे, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। बाकी जो देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये जो है 1756 की तरफ हुई है, 1756-57 में। और जो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति है, लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि है, ये जो है 1800 के आसपास है। जैसे लॉर्ड जो सहायक संधि है वो 1802-3 की तरफ लाई गई है। इसके अलावा जो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति है, ये तो आप सभी बताया 1850 के आसपास आई, 54 के पास। तो ये तो दोनों जो है क्रांति के आसपास हैं, इसलिए ये दो कारण रहे। बाकी ब्लैक होल जो ट्रेजेडी है तो लगभग 100 साल पुरानी है, तो इसका कोई संबंध नहीं है इससे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, या खान बहादुर खान। लखनऊ में पूछा गया तो सभी को पता है, बेगम जो है हजरत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो और अन्य क्षेत्र भी दिया है, जैसे जो वीर कुंवर सिंह थे इन्होंने भोजपुर क्षेत्र से, जो खान बहादुर खान है इन्होंने जो रुहेलखंड क्षेत्र था उससे इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताइए। LR रीच, आउटड्रम एवं टेलर, परसिवल स्पीयर, या TR होम्स। तो हिंदू मुस्लिम जो है षड्यंत्र की जो संज्ञा दी है वह किसने दी है? आउटड्रम और टेलर ने कहा था कि यह जो है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की एक जो है संज्ञा है। आगे देखते हैं। अगला है सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। यह उपयुक्त में से सही कथन हैं। बताइए। ये 3 कथन दिए गए, इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1, 2, 3। तो देखो, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल था तो ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी तो ये भी बात सही है। और आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 ये तीनों कथन सत्य है। और आपसे भी बताया कि जो आनंद मठ है या किसकी पुस्तक है, तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है पुस्तक है। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल, पंजाब, मणिपुर, या अवध? तो कूका आंदोलन दोस्तों हुआ था, हाँ बताइए। हाँ, तो कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों पंजाब। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखो दोस्तों जो है आंदोलन है, एक कूका एक कूकी। क्या हम बता रहे हैं? एक आपको याद रखना है, कूका तो ये तो दिया है, ये कहाँ हुआ था? पंजाब में। एक पूछा जाएगा कूकी। अगर कूकी दोस्तों पूछा जाएगा तब इसका सही जवाब हो जाता मणिपुर। कूकी का क्या बताते हैं? मणिपुर। और कूका आंदोलन पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सभी बताए बिसरा मुंडा था। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो इसमें से बताइए कथन कौन से सही हैं? तो देखो, पहला तो कथन सही है कि जो उदंत मार्तंड है यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, तो ये भी सही है। और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, बस यही चूक हो गई। नागपुर से दोस्तों नहीं, कोलकाता से होता था। कहाँ से? कोलकाता से। इसलिए जो है यह कथन गलत है। तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 में आया था। कब आया था? 1878। और उस समय अगर आपको वायसराय पता होगा तो पता हो जाएगा इसका जवाब। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल पूछा गया है, कौन था? तो हाँ, लॉर्ड लिटन थे। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन? तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। और किस लिए की थी? तो जो है जो कंपनी के असैनिक अधिकारों की शिक्षा के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति या इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना? इसमें से बताना शामिल नहीं था। तो हाँ, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना यह शामिल नहीं था। तो फिर क्या था? तो हम बात करेंगे इनके स्थान पर अगर क्या दिया होता दोस्तों। अगर इनके स्थान पर इलाहाबाद, पटना और बनारस के स्थान पर क्या दिया होता? तो मद्रास दिया होता, कलकत्ता, बम्बई, ये क्षेत्र दिए होते तो सही होता। तो ना तो इलाहाबाद होगा, ना पटना, ना बनारस। यहाँ पे क्या होता? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने की स्थापना की बात की गई थी वुड डिस्पैच में। बाकी महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और किसके आग्रह पे? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके आग्रह पे जो है मनाया गया था शोक दिवस। दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, A.O. ह्यूम, विलियम डिग्बी या जो है साइमन कॉलिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिग्बी की अध्यक्षता में या विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पूछ लिया जा सकता है किस सन में की गई थी? तो 1889, ये आपने अभी ऊपर जाना है यहाँ पे, और जुलाई 1889 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? R.N. मुधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान या W.C. बनर्जी? तो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किसने किया था? तो बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए। कानपुर 1925 सरोजनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल या हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें से तुरंत समझ गए होंगे कि बेलगांव 1924 में तो हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू नहीं थे। तो फिर कौन था? तो अगर पूछा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। बेलगांव 1924। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता जो है गरमपंथी दल का नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखो, गरमपंथी का नहीं था तो वह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो भारतीय अशांति का जनक जो है वह किसे बोला जाता है?
बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और किसने कहा था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो सर वैलेंटाइन शिरोल थे, उन्होंने जो है भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगला है 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे कौन? नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या वारिंद्र घोष। तो जो ऑप्शन ए है नरेंद्र गोसाई, ये जो है जो 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामला हुआ था उसके सरकारी गवाह बन गए थे। तो ऑप्शन इसमें ए इसका सही जवाब है। बाकी जो है अलीपुर षड्यंत्र मामला था वह क्यों था, तो इसमें जो है अवैध हथियार रखने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 17 लोगों को सज़ा सुनाई थी। और इसमें जो सरकारी गवाह बने थे वो नरेंद्र गोसाई बने थे। और इसके बाद में जो कन्हई लाल दत्त थे, सत्येंद्र बोस थे, इनको जेल में ही जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? बताइए। अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकोरी कांड में जो है इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और यह जो है कब घटना हुई थी, तो हम बताएंगे 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।